आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है थियोरीज ऑफ मास कम्युनिकेशन। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। थियोरीज ऑफ मास कम्युनिकेशन यानी कि जन संचार के सिद्धांत क्या क्या है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहली जो हम थियोरी करेंगे वो आती है आपके पास में हाइपरडर्मिक नीडल थियोरी। क्या आती है? हाइपरडर्मिक नीडल थियोरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोल देते हैं मैजिक बुलेट थ्योरी भी बोलते हैं हम इसको। हाइपरडर्मिक थ्योरी, निडल थ्योरी, जिसका दूसरा नाम आता है मैजिक बुलेट थ्योरी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर जो मैसेज होता है वो निडल की तरह काम करता है। समझाती हूँ अभी कैसे। मैसेज एकदम निडल की तरह काम करता है। निडल क्या होती है? सुई होती है ना, उसी की यहाँ पर बात चल रही है। ठीक है, इंजेक्शन में कैसे होता है? इंजेक्शन की तरह आप इसको समझना, या फिर आप किसी गन की जो बुलेट रहती है आप उसके थ्रू भी आप इसको समझ सकते हो। जैसे कि इंजेक्शन में दवाई भरी जाती है, होता है ऐसा। इंजेक्शन में दवाई भरी जाती है एंड वो इंजेक्शन मतलब किसी पर्सन के जिस तरीके से वो हाथ पर लगाया जाता है तो पूरी की पूरी जो दवाई होती है वो अंदर चली जाती है एंड पूरे रूप से वो समा दी जाती है। होता है ना ऐसा। हाइपरडर्मिक नीडल थ्योरी क्या बोलती है? ये बोलती है कि कुछ कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं जो एक नीडल की तरह काम करते हैं, जो एक इंजेक्शन की तरह काम करते हैं एंड वो मैसेज सीधा पर्सन के दिमाग पर इंजेक्ट किया जाता है, जिससे क्या होता है, सारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो मतलब कि पर्सन के एकदम इंजेक्शन की तरह इंजेक्ट हो जाती है एंड दिमाग में बस जाती है। ठीक है, इस तरीके से होती है। ऑडियंस डायरेक्टली रिसीव करते हैं लाइक इंजेक्शन, ऑडियंस कांट रेजिस्ट मैसेज, एंड इस टाइप के मैसेज को ऑडियंस जो है मना भी नहीं कर सकते। क्या क्या हो सकता है इसमें? जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स आपके जो भी फेवरेट हैं या आपके कोई फेवरेट भी नहीं है, या फिर मान लो कि जो आपके फेवरेट है, एग्जांपल हम उन्हीं का ही लेते हैं, कोई भी अगर आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स है, अगर वो कोई भी मैसेज आपको देते हैं ना, वो मैसेज आपके दिमाग पर एक इंजेक्शन की तरह काम करते हैं। क्यों? क्योंकि शायद आप उस पर्सन को इतना ज्यादा मानते हो कि जो भी वो मैसेज दे रहे हैं वो एकदम से आपके दिमाग में जा रहा है एंड बस दैट्स इट, आपने रिसीव कर लिया एंड आप उस चीज को आप मना भी नहीं करते हो। होता है ऐसा, होता है ना ऐसा। दैट होती है हमारी हाइपरडर्मिक नीडल थ्योरी। दिस थ्योरी assumes that mass media messages are directly injected into the minds of ऑडियंस। ये थियोरी ये मानती है कि मास मीडिया के जो भी मैसेजेस होते हैं वो एक तरीके से इंजेक्शन की तरह काम करते हैं एंड इनका जो इफेक्ट है वो इमीडिएट तरीके से पड़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो यहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स। सभी को पता है ना कि मास कम्युनिकेशन क्या होता है, किसी को डाउट तो नहीं है? मास कम्युनिकेशन क्या होता है, डाउट तो नहीं है किसी को? चलो फिर डाउट नहीं है तो काफी ज्यादा बढ़िया। समझ में आ गया तो एक बार रिएक्ट कर दो कुछ, जिससे मुझे पता चले। बाकी सब अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो। समझ आ गई? ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इसके भी की पॉइंट्स अगर आप देख लेते हो तो क्या क्या आता है। ऑडियंस इज कंसीडर्ड पैसिव। ऑडियंस जो होती है यहाँ पर पैसिव होती है। एक्टिव कब होती है? जब वो अपना फीडबैक देती है, बट यहाँ पर कोई फीडबैक नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसिव है। मीडिया हैज मीडिया हैज स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्ट इफेक्ट्स। मीडिया का लोगों के ऊपर स्ट्रॉन्ग और सीधा प्रभाव भी पड़ता है। लिटल इंपॉर्टेंस इज गिवन टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बहुत ही ज्यादा कम तरीके से इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये सब चीजें हैं जो आपको हाइपरडर्मिक नीडल थ्योरी के बारे में समझनी है। इज इट क्लियर सभी के लिए? एक इंपॉर्टेंट बात तुम बताना भूल गई कि हाइपरडर्मिक थ्योरी दी है आपकी हेरोल्ड लासवेल ने दी है। हेरोल्ड लासवेल ने दी है 1995। ईयर याद रखोगे तो कोई बात नहीं, बट लेकिन ये नाम तो याद कर लेना। कैसे नाम याद कर सकते हो? एच से हाइपरडर्मिक एंड एच से हेरोल्ड लासवेल। क्लियर हो गया सभी को? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है?
है ना। चलिए बढ़िया, आगे देखिए, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि मास कम्युनिकेशन जो होती है, इसके लिए लोगों ने क्या क्या थियोरीज दी गई है कि मास मीडिया किस तरीके से काम करता है लोगों के ऊपर। तो हेरोल्ड लोस्वेल ये बोल रहे हैं कि इंजेक्शन की तरह काम करता है, कि लोग जो है बस पैसिवली तरीके से वो रिसीव कर लेते हैं एंड इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा गहरा पड़ जाता है, दैट इज हाइपरडर्मी। क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट आता है हमारे पास में लिमिटेड इफेक्ट्स थियोरी। लिमिटेड इफेक्ट्स थियोरी आती है आपकी 1950s के टाइम पर आती है। दिस थियोरी argues that mass media does not always have a powerful and direct effect on audience। लिमिटेड इफेक्ट्स थियोरी ये बोल रही है कि हमेशा मास मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा पावरफुल ही होगा। सही बात है। आप मतलब कि इंस्टाग्राम पे आप कितनी सारी आप रील्स देखते हो, यूट्यूब पे आप कितने सारे शॉर्ट्स देखते हो, क्या हर चीज आपकी मेंटेलिटी को एकदम ऐसे झंझोड़ के रख देती? नहीं ना। तो हर चीज का पावरफुल इम्पैक्ट नहीं होता है, कभी कभी कुछ लिमिटेड ही होता है। तो क्या बोल रहे हैं, मीडिया लिमिटेड अफेक्ट होता है मास मीडिया का सोसाइटी पर। मीडिया हैज एन इनसिग्निफिकेंट रोल। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। ये तो बात बिल्कुल ठीक है। लिमिटेड इफेक्ट्स थ्योरी क्या क्या बातें बोल रहे हैं? लिमिटेड इफेक्ट्स थ्योरी सबसे पहले तो ये वाली बात बोल रही है कि मास मीडिया का जरूरी नहीं है कि हर बार एक पावरफुल ही इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल सही बात है ना। ये वाली बात हम क्यों बोल रहे हैं कि हमेशा पावरफुल इम्पैक्ट नहीं होता? क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं वो वही चीज को देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि आपको फनी रील्स देखनी है, तो आप फनी रील्स पर जाकर ही आप सर्च करोगे, आप वही सारी चीजें ही आप लाइक करोगे। क्यों? ताकि आपकी फीड में यही सब चीजें ही आती रहे ना, इसलिए आप करते हो। दैट इज लिमिटेड इफेक्ट थियरी। इंस्टाग्राम पे देखने के लिए बहुत सारी चीज है, फनी रील्स भी होती है हमारी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी होती है, कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी होती है। बट हर किसी का जो इम्पैक्ट है वो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लोग वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। समझ में आ रही है इतनी चीजें, है ना। ओके, यहाँ पर क्या दिया है, मीडिया इफेक्ट्स आर ओवर लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, मीडिया का प्रभाव जो होता है वो अक्सर लिमिटेड होता है एंड मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है कि हाँ पड़ सकता है हमारे ऊपर इम्पैक्ट, जरूरी नहीं है बट लेकिन डायरेक्ट तरीके से ही पड़ेगा। पर्सनल रिलेशनशिप, सोशल ग्रुप्स एंड एग्जिस्टिंग एटीट्यूड्स इन्फ्लुएंसेस मीडिया इफेक्ट्स। बिल्कुल मानते हो ये? कहाँ चला गया? हाँ। क्या बात बोली गई है? हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स हो गए, सोशल ग्रुप्स हो गए, एग्जिस्टिंग एटीट्यूड्स हो गए, यही सब चीजें इन्फ्लुएंस करती है मीडिया के इफेक्ट्स को। ये हम सभी के साथ में होता है। हमारे पास में कोई रील आती है जो एग्जैक्ट हमारे साथ में वैसी सिचुएशन हो चुकी है, तो उस रील से हम कहीं ना कहीं रिलेट ज्यादा कर पाते हैं ना। मानते हो ये चीज? कोई चीज अगर हमारे साथ में कभी हुई नहीं है एंड ना हमारे जानने वालों के साथ में हुई है, शायद उसका प्रभाव हमारे ऊपर उतना नहीं पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि प्रत्यक्ष रूप से ना पड़े। हो सकता है ना ऐसा। तो हाँ, पर्सनल रिलेशनशिप्स हो गए, सोशल ग्रुप्स हो गए एंड हाँ जो एटीट्यूड बना रखा है किसी भी चीज के प्रति, वो सब चीजें भी कहीं ना कहीं डिपेंड करती है कि उसका प्रभाव हमारे ऊपर कितना पड़ेगा। ऑडियंस जो होती है यहाँ पर कंप्लीटली तरीके से पैसिव नहीं होती है कि हाँ बस सुन लिया एंड बस दिमाग में डाल लिया, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ये किस चीज से एसोसिएटेड है? ये है आपकी पोल लेजरफेल्ड ने दी है, मतलब कि दी नहीं है बट हाँ इनके साथ में कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गली तरीके से एसोसिएटेड है। इज इट क्लियर सभी के लिए? लिमिटेड इफेक्ट्स थियरी, चलो समझ में आ गया है तो बढ़िया बात है। अब देखो, इन दोनों के बीच में अगर आप कंपैरिजन देखोगे, हाइपरडर्मिक निडल थियरी का क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग मीडिया इफेक्ट हो रहा है, जबकि लिमिटेड इफेक्ट्स का आपका लिमिटेड हो रहा है। यहाँ पर आपकी पैसिव रहती है ऑडियंस, यहाँ पर आपकी मोर एक्टिव रहती है। यहाँ पर आपका सीधे तरीके से इन्फ्लुएंस पड़ता है, यहाँ पर आपका इनडायरेक्ट तरीके से इन्फ्लुएंस पड़ता है। दो चीजें क्लियर हो गई? मिक्स तो नहीं करोगे अब इसको? नहीं? बढ़े आगे। नेक्स्ट आती है हमारे पास में टू स्टेप फ्लो थियोरी। टू स्टेप फ्लो थियोरी यानी कि द्वि चरणीय प्रवाह सिद्धांत। अच्छा, फास्ट तो नहीं हो रहा है? किसी को लग रहा है तो बता सकते हो। फास्ट तो नहीं हो रहा है? फास्ट हो रहा है? ठीक है ठीक है।
लिख लो आराम से ये दोनों चीजें, किसी कोई डाउट है तो पूछ लो। जब लगे कि हाँ अच्छे तरीके समझ में आ चुका है, बैठ चुका है, तो बता देना, फिर हम बढ़ेंगे आगे। हम स्लाइड नीचे कर दो थोड़ी सी। लीजिए लीजिए, ये देखना है। डन। बाकी सब लिख लिया सभी ने? डन हो गया सभी का? लिख भी रहे हो या नहीं लिख रहे हो? लिख रहे हो ना? ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर टू स्टेप फ्लो थियरी के बारे में। अच्छा, ये सारी थियरी आपकी मास कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड है। टू स्टेप फ्लो थियरी दी आपकी पॉल लेजर्सफेल्ड ने दी है, बर्नेड बेरलसन है एंड हेजेल गोडेट है। ये सभी चीजें हैं, एंड बाद में इनके साथ में एक और नाम भी जुड़ा है, दैट इज इल्यूहो केट्स। ठीक है, ये सब कुछ कुछ नेम है जो आपको पता होने चाहिए। अच्छा, इनका बेसिक आइडिया क्या है? इनका बेसिक आइडिया ये चीजें बोलती है कि मास मीडिया के अंदर जो भी जानकारी है, अगर आपको ये लग रहा है कि वो जैसी जानकारी है हमारे पास में उसी तरीके से पहुंच रही है, तो ये आपकी सोच बिल्कुल ही गलत है। हमारे पास में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन वैसी नहीं आती जैसी मास मीडिया दिखाना चाह रहा है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि ये तो हो गया हमारा मीडिया, ये हो गए हम जनरल पब्लिक। मीडिया के पास में कोई जानकारी है जो वो हमको देना चाहता है, हमें वो चीज रिसीव करनी है, बट वो चीज हमारे पास में उस तरीके से नहीं आती है, बिल्कुल वैसे नहीं आती जैसे होनी चाहिए थी। क्यों नहीं आती है? क्योंकि इन दोनों के बीच में एक काम कर रहा है ओपिनियन लीडर। हम लीडर को मानते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई पॉलिटिकल लीडर हो सकता है, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, कोई भी स्कॉलर हो सकता है। कोई ऐसी जानकारी है, अगर वो जानकारी वो लीडर बता दे एंड अपने तरीके से उस मैसेज का पॉइंट ऑफ व्यू अगर अपने तरीके से बता रहे हैं, हम उस चीज को रिसीव करते हैं। क्यों? क्योंकि हम मानते ओपिनियन लीडर्स की ज्यादा है। समझ में आ रही है ये चीज? हम क्या करते हैं, हम अगर देखा जाए, हम में से न्यूज़पेपर कम लोग पढ़ते हैं, देखा जाए तो हम लोग में से न्यूज़पेपर कम पढ़ते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जो पढ़ते हैं अच्छी बात है, न्यूज़पेपर हम कम पढ़ते हैं। हम क्या कर रहे हैं, बीच में ना जो लीडर्स होते हैं हम उनके पॉइंट ऑफ व्यूज को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कोई भी अगर जानकारी है, अगर उस जानकारी के बारे में ये लीडर अपना ओपिनियन बता देगा तो शायद वो ज्यादा ग्रेटफुल रहेगी हमारे हमारे पास। होता है ऐसा? ठीक है, यही चीजें हैं कि कोई भी जानकारी है, कोई भी न्यूज है, अगर वो हमारे पास में डायरेक्ट तरीके से आती, जनरल पब्लिक के पास में डायरेक्ट तरीके से आती, तो हम इसको बोल देते वन स्टेप फ्लो थ्योरी। क्यों? क्योंकि न्यूज यहाँ से फ्लो होकर नीचे जा रही है, बट हमारे पास में प्रत्यक्ष रूप से नहीं आ रही है। क्या हो रहा है? न्यूज सबसे पहले जाती है ओपिनियन लीडर्स के पास में, या आप बोल सकते हो कोई भी जो इन्फ्लुएंसर जो पर्सन रहता है उसके पास में जाती है, एंड उसके ओपिनियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से तब वो जानकारी हमारी जनरल पब्लिक तक जाती है, अकॉर्डिंग टू टू स्टेप फ्लो थ्योरी। मीडिया संदेश पहले ओपिनियन लीडर्स तक पहुंचता है और फिर ओपिनियन लीडर्स उसे दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। इज इट क्लियर सभी के लिए क्या बताया है मैंने टू स्टेप फ्लो थियरी में?
कोई भी जो जानकारी है हम प्रत्यक्ष रूप से हम नहीं, वो हमारे पास तक नहीं आती है, हमारे पास में आने से पहले भी वो जानकारी ओपिनियन लीडर्स तक पहुंचती है, जो उस इंफॉर्मेशन के ऊपर कहीं ना कहीं अपना ओपिनियन रखते हैं, कहीं ना कहीं अपना पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव रखते हैं, देन फिर फिल्टर होके वो हमारे पास में आती है। क्लियर सभी को ये बात? हाँ ना, कुछ तो बोलो। आवाज भी आ रही है मेरी, नहीं आ रही है? आवाज आ रही है मेरी सभी तक? तो इतना लेट लेट क्यों रिप्लाई कर रहे हो, क्या हो गया, नींद आ रही है क्या? अदिति को तो आ रही है नींद, बाकी नींद आ रही है क्या? सबसे पहले चलो अपने कैमरे खोलो सबके सब, ऐसे नहीं पता चल रहा मुझे क्लास में हो नहीं हो। कैमरे क्यों बंद कर लेते हो? हाँ, कैमरा क्यों बंद कर लेते हो? कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो, क्या वो आज पढ़ने का मन नहीं है क्या, ऐसा कुछ? सच सच बता सकते हो, वैसे ऐसा कुछ है नहीं। आज पढ़ने का मन नहीं है क्या? हाँ जी शिवम जी, सोने का मन है आज भी? नहीं नहीं मैम। नहीं, हाँ जी बाकी सब? शुभम जी बताइए आप। नहीं, क्या पढ़ने का मन नहीं है ऐसा? पढ़ने का मन है फिर क्या हुआ? ऐसे ऐसे इतने लेट रिप्लाईज करोगे फिर मुझे कैसे पता लगेगा? लिख रहा था मैम। अच्छा लिख रहे थे आप। पता नहीं, पर तो होता है कि ना, जब भी कोई सब्जेक्ट खत्म होने वाला होता है ना, तो लास्ट वाले टॉपिक्स कुछ होते ही हैं ऐसे कि जिसमें एकदम सब शांत हो जाते हैं। टीचिंग में भी ऐसा ही हुआ है ना, इसमें भी ऐसा ही हो रहा है। पर ऐसा तो नहीं करना है। समझ में आ गया सभी टॉपिक को? से हाँ जी हाँ जी बोलिए। मैं तो कह रहा टॉपिक से अटैचमेंट हो जाती है ना, तो अच्छा नहीं लगता। टॉपिक से अटैचमेंट हो जाती है? मजाक कर रहा हूँ मैम। अच्छा, क्या बात है। ठीक है, ये सब इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पर यूजेस नहीं है, यहाँ पर यूजर होगा ये। ठीक है, ठीक कर लेना। यूजर एंड ग्रेटिफिकेशन थियरी, ये भी बता देती हूँ मैं भी कि है क्या। यूजर एंड ग्रेटिफिकेशंस के ये कुछ स्कॉलर्स हैं, देख लेना कौन कौन मेन मेन स्कॉलर्स हैं। ठीक है, सेंट्रल क्वेश्चन क्या रहता है इसमें, यूजर्स आर एक्टिव, उनको पता है कि क्या देखना है। ध्यान से समझिए, अगर मैं इसको एक लाइन में आपको बताऊं ना, अगर मैं इस थ्योरी को आपको एक लाइन में बताऊं, यूजर एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी, यहाँ पर ग्रेटिफिकेशन का मतलब है सेटिस्फेक्शन, सिंपल। जो भी यूजर्स हैं वो वही चीज देखते हैं जिससे उनको सेटिस्फेक्शन मिले। अगर कोई चीज मास मीडिया दिखा रहा है एंड उस चीज से यूजर को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, तो उस चीज को वो देखना बंद कर देता है, सिंपल बात है, क्योंकि यूजर को चाहिए होते हैं सेटिस्फेक्शन। इज इट क्लियर? हाँ या ना, कि क्या ये चीज हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है, तो हाँ इस चीज को हम देख सकते हैं, इस जानकारी के बारे में हम सुन सकते हैं। दैट इज सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड है ये पूरा का पूरा। आप ही देखिए कि आपके पास में कितनी सारी रील्स आती है जिनको आप पूरी देखते भी नहीं हो, आप बस स्क्रॉल कर देते हो, क्यों? क्योंकि वो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही। इज इट क्लियर सभी के लिए? होता है ना ऐसे ही, होता है ना ऐसे ही। ठीक है, तो इस चीज से रिलेटेड है ये। चलिए, अगर कोई रील है वो जिसमें मतलब कि योग दर्शन के बारे में कुछ बताया होगा, तो आप उस रील को पूरा देखना चाहोगे, होगा ऐसा? बट अगर कोई चीज है जो एकदम ट्रिकी मैथ्स के बारे में बता रही होगी, तो शायद आप उसमें ज्यादा नहीं जाओगे, क्यों? क्योंकि वो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यूजर एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी आपकी यही वाली बात बोलती है। ठीक है, यह सिद्धांत यह पूछता है कि लोग मीडिया का उपयोग क्यों करते हैं और उससे कौन सी संतुष्टि प्राप्त करते हैं। ठीक है, सो कौन कौन सी संतुष्टि हो सकती है? अच्छा, ये हर किसी पर्सन की डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। एक तो हो सकती है कि पर्सन उस चीज को देख रहा है क्योंकि उसको जानकारी चाहिए, ये भी तो एक सेटिस्फेक्शन हो सकती है ना।
अगर मुझे किसी चीज के प्रति अपनी जानकारी अच्छे से मिल रही है तो हाँ, वो इंफॉर्मेशन मेरी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है। पर्सनल आइडेंटिटी, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि कोई चीज जो है जो आपकी लाइफ में हो चुकी है तो हाँ, कहीं ना कहीं आपसे संबंधित है, तो शायद आप उसको पूरा देखना चाहोगे। सोशल इंटीग्रेशन, सामाजिक संबंध इस टाइप की भी रहती है कि कोई पर्सन चाहते हैं कि हाँ मतलब सोशली एक्टिव होना है, तो मैं चाहता हूँ कि हाँ मुझे सामाजिक संबंध से रिलेटेड मुझे ये सब जानकारी चाहिए, तो हाँ देख सकते हो। एंटरटेनमेंट सबकी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। एस्केपिज्म, तनाव, दैनिक जीवन से अस्थायी दूरी, ये सभी चीजें हो सकती है। इज इट क्लियर सभी के लिए? ठीक है, हाँ ना, कुछ तो बोलो। समझ में आ गया? क्या मुश्किल लग रहा है क्या? ये कुछ अलग भाषा बोल रही हूँ क्या मैं? बोल तो मैं हिंदी में रही हूँ, हिंदी इंग्लिश में ही। तीसरी लैंग्वेज तो अभी तक मैंने शायद कुछ यूज नहीं की है। हाँ, आ रहा है ना समझ में? चलो, अपने स्ट्रेस के साथ में देख रहे हो कि मैम कम्युनिकेशन की जो क्लास है वो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही है, तो हम इसको छोड़ सकते हैं क्या नहीं छोड़ सकते? हाँ, ओके, क्या लिखा है आपने, पढ़ लेती हूँ मैं। मुश्किल नहीं, बोरिंग हो रहा है मैम। अरे पर मैं क्या करूँ, ये तो थियोरी है, मैं इसको क्या इंटरेस्टिंग बनाऊँ मैं इसमें? चलो बताओ फिर क्या इंटरेस्टिंग बनाना है इसमें, क्या करूँ मैं इसमें? कुछ जो कॉन्सेप्ट्स रहते हैं ना उसमें हम अलग अलग टाइप की चीजें भी हम यूज कर लेते हैं, वो थोड़े इंटरेस्टिंग बन जाते हैं, बट जिस पर्सन ने जो बात बोल दी है उसकी बात को मैं कैसे हटाऊं? कोई बात नहीं, पढ़ लो थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास में कल्टीवेशन थियोरी। कल्टीवेशन थियोरी देते हैं आपके जॉर्ज गर्बनर देते हैं। ये क्या बोलते हैं? ऑडियंस पैसिव है, जो दिखाएंगे वो देख लेंगे, जैसी इंफॉर्मेशन फीड करोगे वैसी ही हो जाएगी, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। ठीक है, इनका क्या कहने का मतलब है कि मीडिया विशेषकर लंबे समय तक टेलीविजन कंटेंट देखने से लोगों की सामाजिक वास्तविकता के बारे में धारणा धीरे धीरे प्रभावित हो सकती है। कल्टीवेशन थियोरी एक बात बोलती है कि मास मीडिया एंड स्पेशली एग्जाम्पल के लिए जो टेलीविजन में जो भी कंटेंट दिखाई दिए जाते हैं, उससे क्या होता है, हमारी जो मानसिकता होती है, हमारी जो पर्सपेक्टिव होते हैं, वो चीज कहीं ना कहीं हमारी सोच को कल्टीवेट कर देती है। एग्जाम्पल के लिए कि टेलीविजन में जैसे कि सास बहू के जो सीरियल दिखाए जाते हैं जिसमें सास को जिस तरीके से दिखाई दिया जाता है, तो हमारा पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं वही बन जाता है कि हाँ सास ऐसी ही होती होंगी या बहू ऐसी ही होती होंगी। ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे पर्सपेक्टिव को कहीं ना कहीं कल्टीवेट कर रहे हैं, बना रहे हैं। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए टीवी हो गया। चलिए, ये सब चीजें हैं, पढ़ लेना, वही सब चीजें हैं जो हम पढ़ चुकी हैं। एक आती है आपके पास में स्पाइरल ऑफ साइलेंस थियोरी, ये थी आपकी नोएल न्यूमैन ने दी है। सेंट्रल आइडिया क्या है इसका? मॉडिफाई देयर पब्लिक बिहेवियर अकॉर्डिंगली, लोगों का क्या रिएक्शन होगा आइसोलेट होने के डर से, खुलकर बोलने की इच्छा पर पॉपुलर ओपिनियन देखते हैं। अच्छा ठीक है, स्पाइरल ऑफ साइलेंस थियोरी, इससे ना बस आप एक वर्ड पकड़ के रखो, वो है आपका साइलेंस। एंड स्माइल, एंड साइलेंस का मतलब मौन है, एंड या फिर आप इसको चुप करके याद करो। मैंने आपको एक बात बहुत पहले बताई थी कि कभी कभी हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस वजह से नहीं रखते हैं कि लोग उस बात पर क्या रिएक्ट करेंगे, होता है ऐसा, एंड इसी वजह से हम चुप हो जाते हैं। स्पाइरल ऑफ साइलेंस थियरी यही वाली बात बोलती है कि यदि व्यक्ति को लगता है कि उसकी राय अल्पमत में है तो वह सामाजिक बहिष्कार या अकेले पड़ जाने के डर से अपनी राय व्यक्त करने से बच सकता है। यही तो करते हैं ना लोग, कि जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने अपना ओपिनियन यहाँ पर रखा तो शायद ये जो पूरा ग्रुप है शायद मुझसे कभी बात नहीं करेगा, या ये मेरा मजाक बना सकता है, शायद मुझे अकेले रहना पड़ेगा फिर, इस वजह से हम अपनी बात को रखते ही नहीं है। दैट इज स्पाइरल ऑफ साइलेंस थियरी। क्लियर? हो गया क्लियर सभी को? हाँ मैम, बस थोड़ा रुक जाना। क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, मैं रुकी गई हूँ, मैं भी आपको ब्रेक देने वाली हूँ। बस मैं पूछ रही हूँ कि समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? एक काम करो, 5 मिनट का ब्रेक लेकर आओ सभी, फिर पढ़ेंगे आप।
बोरियत कायम नहीं रहनी चाहिए। पाँच मिनट का ब्रेक लेकर आइए सभी।
अभी कितनी है ये थ्योरीज? अभी कितनी है ये थ्योरी और है? हो गई है बस, मेन मेन तो हो ही गई है। जो आपको पता है वो फिर दोबारा से रिंग करेंगे ना। हाँ, कल्चरिस्ट थ्योरी सीधा आप करेंगे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ पढ़ेंगे। चलिए, सब आ जाइए। करें आगे, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। चलिए, अब हम बात करेंगे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन आपके 3 टाइप्स के हैं एंड इनके अंदर फिर आपके सब टाइप्स भी आपको दिखेंगे। सबसे पहले आता है आपके पास में लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल आता है, ठीक है। लीनियर मॉडल जो है वो बात करता है वन वे कम्युनिकेशन के बारे में। वन वे कम्युनिकेशन के बारे में, यानी कि एक तरफा बात होगी, सामने से जो फीडबैक है वो या तो नहीं मिलेगा या फिर शायद वो मतलब कि नॉन वर्बल फीडबैक हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए कि जैसे कोई पॉलिटिकल लीडर हो गया, वो अपने भाषण दे रहा है, वो तो कम्युनिकेट कर रहा है, बट लेकिन जो सामने से फीडबैक उसको मिल रहा है, या तो वो साइलेंट है, कुछ लोग साइलेंट भी रहते हैं, या फिर लोग तालियां बजा रहे हैं। ये क्या हुआ, ये हुआ आपका नॉन वर्बल फीडबैक भी हो सकता है। वन वे कम्युनिकेशन होती है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा क्या हो जाएगा, इसके अलावा है आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल। ट्रांजैक्शनल मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल में क्या होता है, ट्रांजैक्शनल मॉडल में होता है जब आप फेस टू फेस बात करते हो, यह है आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल, ठीक है। एंड थर्ड वन आता है आपका इंटरैक्शनल मॉडल। इंटरैक्शनल मॉडल, इंटरैक्शनल मॉडल का मतलब ये होता है कि जब आप किसी मीडिया के थ्रू रिप्लाई करते हो, दैट मीडिया के थ्रू रिप्लाई करते हो। इज इट क्लियर सभी चीजें। इंटरेक्शन में फेस टू फेस नहीं है, इंटरेक्शन में आपका मीडिया के थ्रू रिप्लाई करना है। ये तीनों चीजें क्लियर हो चुकी हैं, हाँ या ना, ठीक है। लीनियर मॉडल वन वे कम्युनिकेशन है, ट्रांजैक्शनल मॉडल फेस टू फेस है। कैसे कैसे आप इसको याद कर सकते हो, लीनियर में आपका आता है लाइन, एंड यहाँ पर मैंने एक ही लाइन बनाई है तो एक तरफा ही बात हो रही है। इज इट क्लियर, हाँ या ना, याद रहेगा कि वन वे कम्युनिकेशन है। ट्रांजैक्शनल मॉडल के बारे में, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन वो जैसे कि हम पैसे जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, हम दो तरीके से पैसे हम भेज सकते हैं, या तो आप किसी को ऑनलाइन भेज दो, या फिर आप किसी को सामने से देकर आ जाओ, फेस टू फेस आपने पैसे दे दिए। तो ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं फेस टू फेस वाला आप याद कर सकते हो। इंटरेक्शन में क्या रहेगा कि आप और मैं बात तो कर रहे हैं, बट आप और मैं किसी मीडिया के थ्रू बात कर रहे हैं, दैट इज इंटरैक्शनल मॉडल। तीनों चीजें याद रहेंगी, हम इनके सब टाइप्स की तरफ हम बढ़ सकते हैं। बढ़े आगे सब टाइप्स की तरफ। वन वे में क्या होगा? वन वे कम्युनिकेशन में क्या होगा कि सिर्फ एक तरफा कम्युनिकेशन होगी, एंड सेकंड एंड सामने से जो होगा फीडबैक, या तो वो साइलेंट रहेगा या फिर नॉन वर्बल तरीके से होगा। एग्जाम्पल के लिए कि कोई पॉलिटिकल लीडर है, वो आपको भाषण दे रही हैं, तो वो तो बात कर रही हैं, बट आपका जो फीडबैक होगा, आप अपनी बात तो नहीं रख सकते हो, आप वहां पर ताली बजा सकते हो, ये सब जो चीजें होंगी, इस टाइप का फीडबैक आपको हो सकता है। या फिर जैसे कि कोई भी आपका जैसे कि रेडियो पर कोई बोल रहे हैं, तो वो भी आपकी लीनियर मॉडल के अंदर ही आएगी। क्लियर, ठीक है, आगे देखिए। अब हम बात करेंगे लीनियर मॉडल ऑफ मैम, कम्युनिकेशन। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। जैसे कि ना क्वेश्चन आता है ना कि फीडबैक कौन से उसमें नहीं है, तो लीनियर उसमें करेंगे। लीनियर क्या बोल रहे कि फीडबैक इसमें नहीं है, हाँ तभी ये हो सकता है कि हाँ फीडबैक इसमें नहीं है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, लीनियर मॉडल का अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं, यहाँ पर सेंडर होगा,
मैसेज होगा, चैनल होगा, रिसीवर होगा। ये तो सभी को पता है ना। कम्युनिकेशन जो होगी वो वन वे प्रोसेस रहेगा। क्या इन सब में किसी को कोई भी डाउट है? ये चारों चीजें पता है सभी को? ठीक है। लीनियर मॉडल के अंदर सबसे पहले मॉडल के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज एरिस्टोटल मॉडल। एरिस्टोटल मॉडल सबसे पुराना मॉडल है लीनियर मॉडल का, जिसमें क्या क्या आता है, थ्री मेजर एलिमेंट के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, स्पीकर, स्पीच एंड ऑडियंस। देखो यहाँ पर एरिस्टोटल का जो मॉडल है वो मेनली इनका जो फोकस है वो है स्पीच पर। प्रॉपर जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इनका अगर मैं कम्युनिकेशन का सीक्वेंस बताऊं, इनके हिसाब से जो इन्होंने कम्युनिकेशन का सीक्वेंस बताया है वो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो है आपका स्पीकर। स्पीकर क्या होगा? स्पीकर जो बोलने वाला पर्सन है, ठीक है। सेकंड आता है स्पीच। यहाँ पर मैसेज को स्पीच बोला गया है कि स्पीकर जो मैसेज देना चाहता है वो मैसेज है क्या, स्पीच। थर्ड आता है, तो एक चीज ध्यान में रखेगा, ओकेजन, किस ओकेजन पर बोल रहा है। एग्जाम्पल के लिए कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर होगा, अगर वो रक्षाबंधन की बधाइयां देना चाहता है सभी को, तो उस ओकेजन के हिसाब से वो अपनी स्पीच को रेडी करेगा ना। अगर इंडिपेंडेंस डे के हिसाब से वो बोल रहे हैं, तब अपनी स्पीच को वो किसी और तरीके से डिजाइन करके लेकर आएंगे, तो ओकेजन त्योहार के हिसाब से भी करेंगे। फिर आता है आपके पास में फोर्थ, ऑडियंस होती है। ऑडियंस को भी देखते हैं कि जिस ऑडियंस को लेके मैं बात कर रहा हूँ उनको भी कहीं ना कहीं ध्यान रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि कोई पॉलिटिकल लीडर है, वो देख रहा है कि उनकी स्पीच सुनने के लिए सिर्फ और सिर्फ बच्चे आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, अपनी स्पीच को थोड़ी सरल भाषा में रखेंगे, बच्चों के हिसाब से रखेंगे, बच्चों की पढ़ाई से लेके बच्चों के खेल कूद से लेके इन सब चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं वो ध्यान देंगे। फिफ्थ क्या आता है? फिफ्थ आता है आपके लास्ट में इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब है यहाँ पर प्रभाव, कि जो भी स्पीच दी गई है उसका प्रभाव कितना ज्यादा पड़ रहा है। इज इट ओके सभी के लिए? हाँ या ना? क्लियर हो गया? ठीक है। अब क्या आते हैं, देखो अब क्या आता है कि ना, आपके अरिस्टोटल ने एक और चीज भी बोली है। क्या बोला है? अच्छा, एरिस्टोटल के बारे में अगर मैं एक और चीज बताऊं तो ये पॉलिटिकल साइंस के फादर माने जाते हैं। ठीक है, सो पॉलिटिकल साइंस के फादर इनको माना जाता है, इसलिए कहीं ना कहीं जो मॉडल भी जो दिया गया है कहीं ना कहीं वो मतलब कि रेट्रिक तरीके से। रेट्रिक क्या होते हैं? जो भी हमारे भाषण वाषण जो भी सब चीजें होती है ना, इसके बारे में। अब क्या ये पर्सन ये बोल रहे हैं कि जब भी कोई लीडर अपनी स्पीच देता है ना, तो वो तीन चीजें ध्यान में रखते हैं। तीन चीजें कौन कौन सी ध्यान में रखता है? थ्री की एलिमेंट्स बताए हैं जब भी कोई स्पीच देता है। इनके हिसाब से, जरूरी नहीं है कि हर कोई देगा, बट इनके हिसाब से सबसे पहले आता है लोगोस। ये ग्रीस से है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनके वर्ड्स कुछ ऐसे रहेंगे। लोगोस का मतलब है यहाँ पर लॉजिक, कि जो भी चीज आप बोल रहे हो उसमें लॉजिक हो, सिंपल बात। सेकंड चीज क्या आती है? सेकंड चीज आती है हमारी पैथोस। यही वर्ड देखने पड़ेंगे। पैथोस का मतलब होता है इमोशनल डायमेंशन। इमोशनल डायमेंशन ऐसा है ना कि आप किसी भी मतलब कि मान लो कि आप किसी भी कम्युनिटी के बारे में आप बात करो एंड उन्हीं के आप सेंसिटिव पॉइंट को उठाकर आप लेकर आ रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। ठीक है, जो कुछ ज्यादा ही पर्सनल है। ठीक है, सबसे पहले हो गया हमारा लोगोस, फिर हो गया हमारा पैथोस। पैथोस के बाद में होता है हमारा कि एथोस। एथोस का मतलब है यहाँ पर बोल कौन रहा है, इस चीज का प्रभाव बहुत ही ज्यादा पड़ता है। लिख लो ये, बोल कौन रहा है इस चीज का प्रभाव बहुत ही ज्यादा पड़ता है। ध्यान से समझिए। लोगोस, लोगोस में क्या बोला गया कि सबसे पहले अगर कोई भी बात बोलते हैं तो उस बात के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। पैथोस यानी कि इमोशनल डायमेंशन से रिलेटेड है, ऑडियंस के इमोशंस को कंसीडर करके बात करना है। एग्जाम्पल के लिए कि कोई पॉलिटिकल लीडर है एंड उनके सामने ऑडियंस जो भी बैठी है वो सारी की सारी विमेन है, वो सारी की सारी फीमेल है, एंड अगर कोई पॉलिटिकल लीडर
अपनी स्पीच सिर्फ इस तरीके से करते हैं कि आपको सिर्फ घर का ही काम करना चाहिए, तो क्या नेक्स्ट टाइम कोई उस लीडर को सुनने के लिए आ, होगा? कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने इमोशनली अटैक किया है। तो पैथोस नाम की चीज होनी चाहिए कि जो भी आपके सामने जो आपको सुनने के लिए आए हैं उनके इमोशनल डायमेंशन को कंसीडर करके आपको अपनी स्पीच बतानी। लास्ट आता है आपका एथोस। बोल कौन रहा है, इस चीज का प्रभाव बहुत ही ज्यादा पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए क्या होगा? अब आप मुझे बताइए कि जब हमारा कोविड शुरू हुआ था, सो कोविड शुरू होने के बाद में जब भी हम किसी को कॉल लगाते थे तो अमिताभ बच्चन बोलते थे कि अभी कोविड चल रहा है तो सब अपने घर पर बैठिए। होता था ऐसा? जब भी हम किसी को कॉल लगाते थे तो अमिताभ बच्चन बोलते थे। अगर यही चीज आपके फोन पे चंकी पांडे बोलते, मम्मा मिया कोविड लग चुका है, सब अपने घर पर बैठिए, मैं हूँ आखिरी पास था, क्या आप मानते इस चीज को? आपको लगता कि नहीं ये तो कुछ मजाक हो रहा है? होता ना ऐसा? तो कौन बोल रहा है, इस चीज का प्रभाव बहुत ही ज्यादा पड़ता है। शायद उस टाइम पर अगर ये पूरी चीजें अगर चंकी पांडे इस तरीके से बोलते तो शायद कोई सीरियस ही नहीं लेता, बल्कि जानबूझ के लोग कॉल मिलाते सिर्फ ये सुनने के लिए कि हाँ मजा आ रहा है हमें। तो होता ना ऐसे ही। तो ये तीन चीजें अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ध्यान रखनी चाहिए जब आप मतलब कि स्पीच देते हो। ये हमारे पॉलिटिकल लीडर से रिलेटेड है। इज इट क्लियर सभी के लिए? है ना? हाँ या ना? ठीक है। ये तो मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं होगा। सबसे पहले होगा, अगर आपको सीक्वेंस लगाने में भी हो, सबसे पहले तो आपका स्पीकर ही होता है। स्पीकर के बाद में हमेशा आपका मैसेज आता है, बट यहाँ पर इसको स्पीच बोला गया है। ठीक है। स्पीच में फिर यहाँ पर ओकेजन डाल दिया गया है। ऑडियंस से पहले भी ओकेजन डाला गया है। ऑडियंस एंड यहाँ पर फीडबैक नहीं है, यहाँ पर फीडबैक की जगह पर इफेक्ट है, यानी कि प्रभाव है। ठीक है। प्रभाव यहाँ पर किस तरीके देखोगे? देखो, प्रभाव देखा जाए तो कहीं ना कहीं फीडबैक की ही तो बात कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए कि अगर मैं कोई स्पीच दे रही हूँ एंड मेरी स्पीच सुनने के बाद में लोग खुश हो रहे हैं, वो प्रभाव तो पड़ा है, बट एक तरीके से मेरे लिए वही फीडबैक हुआ ना। हाँ या ना? ठीक है। ये सब चीजें हो जाएंगी। इज इट क्लियर? समझ में आ गया पहला मॉडल सभी को? कोई दिक्कत परेशानी? ये सब वही चीज है जो मैंने आपको बताई। ठीक है, चलिए कर सकते हैं आगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में लास्वेल का मॉडल। लास्वेल का मॉडल आता है आपका, हेरोल्ड डी लास्वेल ने दिया है 1948 में। पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अच्छा, इनका जो पूरा मॉडल है ये है आपका एक्शन मॉडल है। इसको एक्शन मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है। इनका जो मॉडल है ये कहीं ना कहीं एक पहेली की तरह है। ये बोलते हैं कि अगर आपको पूरी बात को समझना है ना एंड आप चाहते हो कि इसका प्रभाव क्या क्या पड़ेगा, तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देते हुए आप चलो। जैसे आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स देते हुए चलोगे, आपको पूरी कम्युनिकेशन आपको समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले होगा आपका हु, कौन बोल रहा है। सबसे पहले शुरुआत इस चीज से ही होती है। एग्जाम्पल के लिए कि अगर मैं आपके सामने लेकर आती हूँ कैटरीना कैफ को, मैं लेकर आती हूँ एंड मैं आपको बोलती हूँ कि कैटरीना कैफ कोई स्पीच देना चाहती है, आप इनको सुनो। तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक चीज बैठ जाए कि अच्छा, कैटरीना कैफ अगर स्पीच दे रही है तो वो किस चीज से रिलेटेड दे सकती है स्पीच। होगा ना ऐसा? होगा ऐसे ही। वहीं पर एक जगह पर मैं आपको लेकर आती हूँ कि राहुल गांधी है जो अपोजिशन पार्टी से है, ठीक है, जो कांग्रेस के लीडर है। जब मैं बोलती हूँ कि राहुल गांधी एक स्पीच देना चाहते हैं, हु, कौन बोल रहा है, वहीं से आप कहीं ना कहीं एक आपके दिमाग में लग जाएगा आइडिया कि अच्छा, अगर ये पर्सन बोल रहा है तो किस बारे में ये बोल सकते हैं। होगा ऐसे ही। अमिताभ बच्चन बोल रहे तो वो किस बारे में होगा? तो सबसे पहली बात हो जाएगी हु। अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे कि हम सभी हैं यहाँ पर एंड आपको बोला जाए कि शिवम जो है वो आप एक स्पीच देंगे, तो आपके दिमाग में क्या होगा कि किस किस बारे में स्पीच हो सकती है? योग से रिलेटेड, योग की क्लास से रिलेटेड होगा ऐसे ही। हाँ या ना बताइए? होगा ऐसे ही। अगर आपको बोला जाए कि ईशा मैम स्पीच दे रही हैं, तो आपके दिमाग में होगा कि अच्छा, शायद पेपर 1 से रिलेटेड ही कोई ना कोई स्पीच होगी। होगा ना ऐसा ही? तो ये सब चीजें हु बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि बोल कौन रहा है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि हु, सबसे पहले तो कौन बोल रहा है, अभी तक स्पीच शुरू नहीं हुई है। शायद हो सकता है कि अगर मैं शिवम आपको बोलूं कि आपको स्पीच देनी है
अभी तक आपने कुछ बोला नहीं है, बट शायद हम सबके दिमाग में ये चीज होगी कि हाँ, कि क्या बोल सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं हमारे बाद में, फिर आते हैं हमारे पास में सेज व्हाट, क्या बोल रहे हो, किस बारे में बोल रहे हो। ठीक है, जब आपको ये पता चल जाए कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, चलो भाई ठीक है, इतना भी क्लियर हो चुका है। फिर आता है हमारे पास में इन विच चैनल। देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मतलब कि कोई भी आप लीडर ले लीजिए, राहुल गांधी आप ले लीजिए। राहुल गांधी है एंड वो मतलब किसी चीज के बारे में वो बोल रहे हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप किस चैनल के थ्रू बोल रहे हो। मुझे बताइए, जैसे कि राहुल गांधी हो गया, फिर नरेंद्र मोदी हो गए, अमित शाह हो गए, कोई भी लीडर आप ले सकते हो। जब आप इनको प्रॉपर मतलब कि स्टेज पर लेकर जाओगे एंड आप इनको माइक दोगे, तब ये अपनी बात किसी और तरीके से रखेंगे, होगा ऐसा। बट अगर मैं इनको बोलूं कि आपको अपनी बात रखनी है द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो के वहां पे, तो क्या वहां पर, तो वहां पर किस तरीके की बात हो सकती है, होगा ना, चेंज होगी ना बातें। अगर आपको ये पता चले कि मतलब कि राहुल गांधी की एक स्पीच है, ठीक है, राहुल गांधी की कोई स्पीच है जो वो न्यूज में दे रहे हैं एंड राहुल गांधी कपिल शर्मा शो में भी आए हुए हैं, तो किस चैनल को आप यूज करोगे, क्योंकि आप समझ जाओगे ना कि अच्छा मतलब कि आज तो हमारा थोड़ा फनी मूड है, ठीक है, तो हमें आज कपिल शर्मा शो ही देखना है, हम उस चैनल को हम यूज करेंगे, होगा ऐसा ही। तो ये तीन चीजें हो गई है, हु हो गया, सेज वर्ड हो गया, इन बीच चैनल हो गया। चौथी बात आती है यहाँ पर टू हुम, वो किस चीज को कंसीडर कर रहे हैं, विमेन को कर रही हैं कंसीडर, या फिर कुछ मजाक मस्ती का माहौल चल रहा है, ऑडियंस कौन है, विद व्हाट इफेक्ट, एंड इन पर प्रभाव क्या क्या सब पड़ सकता है। इज इट क्लियर। अमिताभ बच्चन का ले एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन जैसे दिमाग में आ जाए तो हमारे दिमाग में पर्सपेक्टिव कुछ और बन जाते हैं। सेज व्हाट, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, शायद हो सकता है कि वो फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, अमिताभ बच्चन है, फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, इन बीच चैनल अमिताभ बच्चन कपिल शर्मा के शो में फिल्म के बारे में बात करने वाले, तो शायद वो अपने फिल्म से रिलेटेड जो फनी एक्सपीरियंसेस होंगे वो उनको बताएंगे, होगा ऐसा ही। टू हुम, उनके उनके सामने ऑडियंस कौन सी है, शायद वो सारी मतलब कि ऑडियंस जो भी है, जो जनता है, वो सुनने इसलिए ही आई है वहां पर ताकि कुछ फनी मिले, तो उस हिसाब से वो अपनी बात को रखेंगे, विद बट इफेक्ट, इनके ऊपर प्रभाव क्या पड़ रहा है। जब आपको ये सारी चीजें पता लग जाएंगी तो आपको पूरी कन्वर्जेशन समझ में आ जाएगी। इज इट क्लियर, हाँ या ना, कोई दिक्कत परेशानी, समझ में आ गया, बढ़िया बढ़िया। करें आगे, करें आगे, ठीक है, ये सब वही सारी चीजें हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आता है हम हमारे पास में शैनन एंड बीवर का मॉडल। शैनन एंड बीवर मॉडल ये दिया आपका क्लोड शैनन ने एंड वेरिन बीवर ने, पूरा नाम आपको दिया गया है यहाँ पर, क्लोड शैनन ने एंड वॉरेन बीवर ने दिया है, 1949 में दिया है। ईयर याद रखने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ओरिजिनली डेवलप्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, द मैथमेटिकल थियोरी ऑफ कम्युनिकेशन, इसका एक और नाम भी दिया गया था, द मैथमेटिकल थियोरी ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें क्या क्या हो सकता है कि ये क्या बोल रहे हैं, शैनन एंड बीवर का मॉडल ये बोलते हैं जब भी आप अपनी बात रखते हो ना तो उसमें होती है नॉइस, ठीक है, एंड नॉइस का यहाँ पर क्या मतलब है, कहीं ना कहीं रुकावट से मतलब है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पर नॉइस का मतलब है प्रॉब्लम। आ रही है बात समझ में। जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो तो कम्युनिकेशन करते हुए जो प्रोसेस रहता है पूरा, उसमें कहीं ना कहीं नॉइस होती है, प्रॉब्लम होती है,
कैसे होती है अभी मैं आपको बता देती हूँ। तो इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया है वो सबसे पहले क्या होगा कि इंफॉर्मेशन का सोर्स कौन है, कौन इंफॉर्मेशन बता रहा है, अगेन सेंडर होगा, ट्रांसमीटर सिग्नल, ये सभी चीजें हैं, ये सारी चीजें सेम है। इनके ना बस नाम आपको डिफरेंट तरीके से आपको दिखाई देंगे, वरना सेम वही सब चीजें, सेंडर हो गया, मैसेज हो गया, चैनल हो गया, रिसीवर हो गया, डेस्टिनेशन हो गया, सभी का इस तरीके से ही आपको मिलेगा। ठीक है, कोई उस चीज को डेस्टिनेशन बोल रहा है, कोई इस चीज को प्रभाव बोल रहा है, कोई उस चीज को फीडबैक बोल रहा है। इज इट क्लियर? बट हमें ये देखना है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात कौन सी बोली गई है। अच्छा, इन्होंने जो है बोला है कि नॉइस होती है, प्रॉब्लम्स होती है, तो यहाँ पर 3 लेवल्स ऑफ नॉइस बता दिए गए हैं। 3 लेवल्स ऑफ नॉइस कौन कौन से हैं आपके? 3 लेवल्स ऑफ नॉइस अभी देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका टेक्निकल प्रॉब्लम। दिक्कत है या नहीं है? होगी ना ये दिक्कत, अकॉर्डिंग टू शैनन एंड बीवर, कि जब भी आप बातें करो तो हाँ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। शायद हो सकता है कि ऑनलाइन आप क्लास कर रहे हो, या अगर आप या फिर अगर आप स्पीच भी दे रहे हो एंड बड़े मतलब कि लेवल पर दे रहे हो, आपका माइक काम नहीं कर रहा है, दैट इज ऑल्सो अ टेक्निकल प्रॉब्लम ना। ठीक है, दूसरी क्या हो सकती है? दूसरी हो सकती है आपके पास में सिमेंटिक प्रॉब्लम। सिमेंटिक प्रॉब्लम किस चीज से रिलेटेड है बताइए? पढ़ चुके हैं हम सिमेंटिक। सिमेंटिक प्रॉब्लम किस चीज से रिलेटेड है? शब्दों से रिलेटेड नहीं है, शब्दों से रिलेटेड, हाँ या ना? आप ऐसे वर्ड्स को यूज करो जो डिफिकल्ट है, या फिर आपकी लैंग्वेज कुछ और है, मेरी लैंग्वेज कुछ और है, तब भी तो हमारे बीच में दिक्कत हो सकती है, होगा ना ऐसे ही। एंड लास्ट वन आता है आपके पास में द इफेक्टिवनेस प्रॉब्लम। कोई भी चीज आप बता रहे हो बट उसका प्रभाव नहीं पड़ पा रहा है, दैट इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू। अच्छा, ये सारी जो चीजें हैं ये आपके वन वे कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन के बारे में नहीं है। हाँ जी शिवम, क्या हुआ? कुछ नहीं मैम, मुझे सीमेंट ही याद नहीं आ रहा था ना। सिमेंटिक वर्ड से रिलेटेड है। हाँ, नहीं मैं सुना सुना हो रहा था, लेकिन मैं दिमाग पे जोर डाल रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा था वो। अच्छा, याद करने की ट्रिक बता दो तो, जहाँ पे आपको सिमेंटिक दिखेगा, सिमेंटिक में आपको शुरू का वर्ड देख लो आप, सीमा। ये सीमा की स्पेलिंग गलत है ना, डबल ई नहीं होना चाहिए था, सीमा। तो यहाँ पर शब्द की दिक्कत हो गई ना, यहीं से आप कहीं के बाद याद कर लोगे, रहेगा भी याद। सिमेंटिक में सीमा की स्पेलिंग गलत है, तो शब्दों से रिलेटेड हो गया ये। शब्द गलत यूज करना, टेक्निकल शब्दों को यूज करना, ये सभी चीजें क्लियर सभी को? शैनन एंड वीवर मॉडल कैसे याद रखोगे कि ये नॉइस से रिलेटेड है, अभी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपके पैरों में पायल है, तो पायल छन छन की आवाज करती है ना, नॉइस क्रिएट करती है, बट यहाँ पर छन छन नहीं है, यहाँ पर होगा आपका शन शन। तो शैनन ने दिया आपका नॉइस से रिलेटेड है। इज इट क्लियर? हाँ या ना? क्लियर हो गया सभी को? बढ़िया। एक चीज करा रही हूँ, फिर मैं आपको ब्रेक दूंगी। फिर आता है आपके पास में बर्लो मॉडल। ठीक है, किसने दिया है? और डेविड के बर्लो ने दिया है। SMCR सेम है, सोर्स मैसेज चैनल रिसीवर, हर एक चीजें सेम सेम है इसमें। अब ये ना मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें है क्या। मैम, हाँ जी, हाँ जी। जो उससे पहले आपने बताया था ना, तो इसमें नॉइस के 3 लेवल्स थे कि 2। टेक्निकल हो गया, सिमेंटिक हो गया, देन फिर हो गया आपका, क्या बताया था मैंने लास्ट में, इस इफेक्टिवनेस प्रॉब्लम। ये 3 लेवल्स है। क्या प्रॉब्लम हुई इसमें? नहीं, मैं लास्ट वाला नहीं लिखा था। ठीक है, इफेक्टिवनेस। अच्छा, बर्लो का जो मॉडल है जिन्होंने बताया है, सोर्स मैसेज चैनल रिसीवर, ये बात करते हैं इन सब के इफेक्टिवनेस के बारे में। एक एक करके देखिए क्या होगा। एग्जाम्पल के लिए ये बोल रहे हैं कि सोर्स जो भी जो मैसेज दे रहा है,
इसके ऊपर इफेक्ट किस किस तरीके से पड़ सकता है। सबसे पहले तो जो भी मैसेज दे रहा है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स से कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ सकता है। एटीट्यूड, किस तरीके से वो बात कर रहे हैं, इस चीज से भी फर्क पड़ सकता है। इनकी नॉलेज, इससे भी फर्क पड़ सकता है। ये सभी चीजें वे समझने वाली, नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। ये सब चीजें, कल्चर हो गया, ये सब चीजें हो गई। मैसेज से किस तरीके से फर्क पड़ सकता है, कंटेंट आप किस तरीके का यूज कर रहे हो, इससे बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ सकता है। ठीक है। एंड किस तरीके से आप कौन सी लैंग्वेज का यूज कर रहे हो, इन सब चीजों से मैसेज पर फर्क बहुत तरीके से पड़ सकता है। फिर आता है आपके पास में चैनल। चैनल से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है कि आप अपना जो कंटेंट है किस तरीके से आप प्रोवाइड करा पा रहे हो। एग्जाम्पल के लिए कि आपका जो कंटेंट है वो लोगों तक पहुंचेगा सुन के, आपका जो कंटेंट है वो पहुंचेगा लोगों तक जब वो देखेंगे उस चीज को, ये सब चीजें हो जाएंगी। रिसीवर, जो बातें सेंडर के अंदर है वही सब बातें आपके रिसीवर के अंदर भी होंगी। क्यों होंगी? एग्जाम्पल के लिए क्या हो सकता है कि सेंडर की जो कम्युनिकेशन जो स्किल्स है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, नॉलेज भी काफी ज्यादा अच्छी है, बट रिसीवर की उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम होगी, रिसीवर उस चीज को अच्छे से रिसीव नहीं कर पाएगा। होगा ना ऐसे ही? एक सेकंड देना प्लीज मुझे सब। जी, समझ में आया इतना? कहाँ तक बताया मैंने? थक गए ना सबके सब? थक गए ना? चलो ब्रेक ले लो, 2-3 मिनट का ब्रेक लेकर आ जाओ। चलो।
प्यार थोड़ी कराते हैं, हद हो चुकी है आजा, तेरी कमी है आजा। आ जाइए सभी, अब क्या पूरा गाना गाऊं मैं? आजा वे माही तेरा रसीदा हूँ। ठीक है, इतना तो। आ गए क्या सभी? थम्स अप वगैरह कुछ तो कर दो। मैम आप अच्छा गाते हो, अरे आपकी आवाज सुरीली है। ये तो मजाक हो गया। नहीं सच्ची अच्छा गाते हो मैम आप। ये तो मजाक हो गया, मजाक हो गया। ठीक। सब आ जाइए, कहाँ है? हो तो गया ब्रेक, आओ सभी। अरे आ जाओ, ज्यादा टॉर्चर नहीं करूंगी मैं और नहीं पढ़ाऊंगी। आ जाओ, शक्लें तो दिखा दो अपनी। इतना ज्यादा परेशान नहीं करूंगी मैं। दिखाइए अपनी अपनी शक्लें तो दिखा दो। हाँ तो वही तो चीज बोल रही हूँ मैं, आगे नहीं करा रही। आपके बोलने से पहले ही मैंने ये चीज बोल दी कि और नहीं करा रही हूँ मैं। सिर्फ 1.5 पेज का रह गया है वैसे तो, बट मैं नहीं करा रही हूँ स्टिल 1.5 पेज के लिए भी मैं नहीं करा रही हूँ। ठीक है, तो टेंशन मत लो इतनी ज्यादा। बट हाँ, मोस्ट ऑफ हमने कर लिया है। लीनियर मॉडल हमारा इतना ही था। ठीक है, लीनियर मॉडल हमारा इतना ही था। थियोरीज ऑफ कम्युनिकेशन हमने कर ली है आराम से, अब इसको पढ़ लेना। ठीक है, कल तो आपकी छुट्टी रहेगी। कल आपकी छुट्टी रहेगी। मुझे बताइए कि सैटरडे को आप सुबह क्लास कर सकते हो? सैटरडे को सुबह क्लास नहीं कर सकते हो? मैम सैटरडे को कॉलेज की छुट्टी नहीं है मैम। चलो, कॉलेज की छुट्टी नहीं है। एक, दो, मैम कॉलेज की तीन, छुट्टी चार, नहीं पाँच। है। आपके 5 मॉडल्स रह गए हैं तो वो छोटे छोटे, तो मैं फिर ये मैराथन में डाल दूं? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मंडे से फिर मैं आपको एक नई चीज, मतलब कि नई यूनिट हम करें। कैसा रहेगा? क्योंकि 5 मॉडल्स खत्म होने के लिए मेरे ख्याल से आपको 25 मिनट भी नहीं लगेंगे। आराम आराम से भी, मतलब 20, हाँ 20 मिनट में आपके 5 मॉडल से खत्म हो जाएंगे। सो 20 मिनट के लिए एक, मुझे क्या एक अलग से क्लास कराने की जरूरत है, या मैं मैराथन में डाल दूं? डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई डाउट है तो आप पूछ ही नहीं सकते हो। मैं दोबारा से भी आपको बता दूंगी। डाल दो फिर मैं मैराथन में, है ना? ये मैं आपको नोट्स भेज दूंगी, ये आप देख लेना। बट हाँ, मैं मैराथन में भी डाल दूंगी, क्योंकि कल मैं हाँ मैराथन में रिकॉर्ड करूंगी। ठीक है, छुट्टी है बट स्टिल मैं मैराथन तो रिकॉर्ड करूंगी। वो आपको जैसे आपको टाइम लगे तो फिर आप देख लेना। अब मुझे बताइए कि मंडे से हमें कौन सी यूनिट शुरू करनी है? क्या किया जाए शुरू? हायर एजुकेशन। हायर हायर एजुकेशन। एजुकेशन। हायर एजुकेशन या फिर लॉजिकल रीजनिंग या फिर रीजनिंग, तीन में से बताइए। लॉजिकल रीजनिंग भी कर सकते हैं, रीजनिंग भी कर सकते हैं, अप टू यू। ये क्या बात हुई? हम हायर एजुकेशन करते हैं ना, उसमें बहुत